एक है तो सेफ है। हम सेफ है महाराष्ट्र में और हमको ज्यादा सेफ होना है, इसलिए हमको बीजेपी को यहाँ से निकालना है। बीजेपी एक जात को दूसरी जात से, एक धर्म को दूसरे धर्म से, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांटने का काम करते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र के इलेक्शंस पूरी जोर से शुरू होने जा रहे हैं। महाराष्ट्र चुनाव में अब वोटिंग का काउंटडाउन शुरू होने वाला है। महाराष्ट्र के रण की महाभारत जो हो रहा है, 288 सीटों पर यहाँ पर चुनाव है। और ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, ये एक राजनीतिक जंग में बदल चुका है। एक तरफ बीजेपी है जो पिछले चुनाव के झटके के बाद हर हालत में पावर पाना चाहती है, और दूसरी तरफ है कांग्रेस जो अपनी पूरी ताकत लगाकर बीजेपी को रोकना चाहती है। और इन दोनों पार्टियों के बीच में है शिवसेना, जो कि अब एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में बढ़ चुकी है। और 2019 में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में इतना हंगामा हुआ है कि पिछले 5 सालों में ही महाराष्ट्र में 3 चीफ मिनिस्टर्स बदल चुके हैं। Overnight change in Maharashtra. Devendra Fadnavis is back as chief minister, and Ajit Pawar of the NCP is his deputy chief minister. This hoarding here, it's a day full of political ironies, and this one represents that just as well. एकनाथ संभाजी शिंदे। बस इसी के साथ महाराष्ट्र में शिंदे सरकार का राज शुरू हो गया। बगावत अंजाम तक पहुंच गई और उद्धव ठाकरे का तख्ता पलटकर एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बन गए। और एक तरफ जहां मीडिया शिंदे और उद्धव के बीच की लड़ाई में फंसा हुआ है, महाराष्ट्र में इतनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं जिसकी वजह से महाराष्ट्र की अर्थव्यवस्था कमजोर होती जा रही है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा ईस्ट वेस्ट डिवाइड बनता जा रहा है, जहां मुंबई और वेस्ट महाराष्ट्र तरक्की के नए मुकाम छू रही है, वहीं दूसरी ओर ईस्ट महाराष्ट्र रोजगार और बेसिक सुविधाओं के लिए भी तरस रही है। और अगर आज भी हम इन इश्यूज पर ध्यान नहीं देंगे तो महाराष्ट्र, जो हमारे देश का टॉप परफॉर्मिंग स्टेट है, कुछ ही सालों में महाराष्ट्र की हालत वेस्ट बंगाल जैसी खराब हो सकती है। इसीलिए हमने एक डिटेल्ड रिपोर्ट तैयार किया है ताकि आप ये समझ सके कि आज की पॉलिटिकल हालत में महाराष्ट्र की इकोनॉमी किस मोड पर है, वो कौन से इकोनॉमिक वायरसेस है जो महाराष्ट्र के विकास को धीरे धीरे खोखला कर रहे हैं, ये ईस्ट वेस्ट का भेदभाव महाराष्ट्र को 2 हिस्सों में कैसे तोड़ रहा है, और सबसे जरूरी सवाल, हमें आने वाली सरकार से क्या मांग करनी चाहिए। और दोस्तों, ये याद रखना, ये वक्त है अपने हक के लिए सवाल उठाने का और उन समस्याओं पर ध्यान देने का जो हमारी जिंदगी को नुकसान पहुंचा सकता है। बट दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक बहुत ही ज़रूरी बात बताना चाहते हैं। दोस्तों, आपने कई सारे कोर्सेज देखे होंगे जो कहते हैं कि हम आपको इन्वेस्टमेंट, मनी मैनेजमेंट और पैसा ग्रो करना सिखाएंगे, लेकिन इन कोर्सेज का प्राइस काफ़ी हाई होता है और इनमें कुछ नया सीखने को नहीं मिलता। इसीलिए ज़ेरोदा ने एक अमेजिंग इनिशिएटिव शुरू किया है जिससे वो हर किसी को इंडिया में फ्री फाइनेंशियल एजुकेशन देना चाहते हैं। वार्सिटी लाइफ इंडिया का पहला लर्न बाय डूइंग एक्सपीरियंस है जो आपको अपने वेल्थ को ग्रो करने में मदद करेगा। तो अगर आप आपके पैसों को बढ़िया तरीके से मैनेज करके ग्रो करना चाहते हो तो आज ही रजिस्टर करो इस हफ्ते के फ्री क्लास के लिए, एंड द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के इकोनॉमिक स्टेटस को एनालाइज करने के लिए हमें पहले वो इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स समझने होंगे जो किसी भी स्टेट की इकोनॉमी को डिफाइन करते हैं। इस केस में आपको 4 सवाल पूछने होंगे। नंबर 1, महाराष्ट्र की ओवरऑल फाइनेंशियल स्टेटस क्या है। नंबर 2, क्या महाराष्ट्र अपने पैसों को सही तरीके से खर्च कर रहा है। नंबर 3, एजुकेशन और हेल्थ केयर के जरिए सरकार लोगों की भलाई के लिए कैसे काम कर रही है। और आखिरी में आपको ये सवाल पूछना होगा कि क्या सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट कर रही है ताकि नए बिजनेसेस और इंडस्ट्रीज आसानी से महाराष्ट्र में सेटअप हो सके। और इन चारों सवालों के जवाब हमें इन इकोनॉमिक पैरामीटर से मिलेंगे जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अभी मैं जानता हूं कि ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, लेकिन चिंता मत कीजिए, मैं इन्हें इतने सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा कि एक 10वीं का स्टूडेंट भी इसे आसानी से समझ पाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं महाराष्ट्र के स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से, यानी स्टेट जीडीपी से। दोस्तों, पिछले 1 साल में इंडिया का जीडीपी बढ़ा है 8.2% से और महाराष्ट्र का जीडीपी बढ़ा है 7.6% से। उसी तरह तमिलनाडु बढ़ा है 8.2% से और यूपी 8% से। तो क्या महाराष्ट्र एक स्टेडी रेट से ग्रो कर रहा है? एब्सोल्युटली यस। उसके बाद आते हैं पर कैपिटा इनकम पर, और यहाँ पर महाराष्ट्र काफी आगे है। महाराष्ट्र की पर कैपिटा इनकम है 2.5 लाख रुपीस, जबकि नेशनल पर कैपिटा इनकम है 1.84 लाख रुपीस। तो महाराष्ट्र इसमें भी काफी आगे है। और अगर हम अनएम्प्लॉयमेंट डेटा देखें
तो महाराष्ट्र और तमिलनाडु दोनों भी नेशनल एवरेज के बराबर परफॉर्म कर रहे हैं, जबकि गुजरात नेशनल एवरेज के मुकाबले बहुत ही बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे सब बढ़िया चल रहा है ना? ग्रोथ हो रही है, पर कैपिटल जीडीपी हाई है और बेरोजगारी भी कम है। तो आप सोचोगे कि महाराष्ट्र की इकोनॉमी में कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, राइट? लेकिन दोस्तों अफसोस की बात यह है कि यह बिल्कुल गलत है। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसका नाम है फ्रीबीज, यानी चुनावी रेवड़ी। It is a war of freebies ahead of crucial Maharashtra polls. महालक्ष्मी योजना 3000 रुपए हर महिला के बैंक अकाउंट में हर महीने इंडिया गठबंधन की सरकार डालने जा रही है। लाडली बहन योजना ये गेम चेंजर योजना है। माझ्या बहिणींनो 1,07,00,000 माझ्या बहिणींच्या खात्यात पैसे आपण वर्ग केले। Now this is not money that is BJP money or Congress money. This is money that is funded by the taxpayers of Maharashtra, by you, me, everyone who pays taxes in this country. जिनको नहीं पता उन्हें समझा दें कि जब भी रूलिंग पार्टी को चुनाव जीतना होता है तो उनके पास दो रास्ते होते हैं। पहला, अपने सपोर्टर्स और डोनर्स के दिए हुए पैसों को मार्केटिंग में लगाए, और दूसरा, उन पैसों को छोड़कर सरकारी पैसा यूज करके ऐसी स्कीम्स लाए जो उन्हें जीत की गारंटी दे। अब प्रेस तो यही कहती है कि हर स्कीम एक फ्रीबी है और हर स्कीम एक बेकार फ्रीबी है, लेकिन हमें यह समझना होगा कि कुछ फ्रीबीज अच्छे होते हैं और कुछ फ्रीबीज खराब होते हैं। तो हमें पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा और सच्चाई दोनों में फर्क समझना होगा। तो चलिए इसको थोड़ा गौर से समझते हैं। अच्छे फ्रीबीज वो फ्रीबीज होते हैं जिनसे सच में लोग तरक्की कर सकते हैं और इकोनॉमी ग्रो हो सकती है, और खराब फ्रीबीज वो फ्रीबीज होती है जिनसे देश का पैसा सिर्फ बर्बाद होता है और लोग तरक्की नहीं कर पाते। तो चलिए इसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। जैसे ये देखिए, ये फ्रीबी है माझी लाडकी बहन योजना, जिसकी कॉस्ट है 46,000 करोड़ रुपए सालाना। इस स्कीम में एलिजिबल औरतों को हर महीने 1,500 रुपए दिए जाते हैं, और अगर आपको याद हो तो ये कांग्रेस की उस स्कीम से मिलती जुलती है जिसमें गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपए सालाना दिए जाने का वादा किया जा रहा था। हिंदुस्तान की हर गरीब महिला को सीधे बैंक अकाउंट में हिंदुस्तान की सरकार साल के 1 लाख रुपए देगी। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए ऐसी घोषणाएं करने वाले कभी नई टेक्नोलॉजी पर निवेश नहीं करेंगे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। Many months later. माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना महिलाओं के विकास के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का उत्तम उदाहरण है। लड़की बहन योजना हमने शुरू कर दी है, उसमें 1,500 रुपया महीने का उनके खाते में डायरेक्ट जमा हो जाएगा। लाडली बहन योजना ये गेम चेंजर योजना है। इस योजना के कारण महिलाओं को सामाजिक आर्थिक परिवर्तन के केंद्र बिंदु में लाने का प्रयास ये हम लोगों ने किया है। अब ये स्कीम बेकार इसलिए है क्योंकि नंबर 1, डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से कोई भी महिला तरक्की नहीं करती, बल्कि वो बिना स्किल्स या अपॉर्चुनिटी के उन्हें इन्हीं सरकारी रेवड़ियों की गलत आदत लग जाती है। नंबर 2, 46,000 करोड़ रुपए सालाना का जो बजट है ये बहुत बड़ा हिस्सा होता है जो एजुकेशन, हेल्थ केयर और जॉब क्रिएशन में इन्वेस्ट किया जा सकता है, और इस इन्वेस्टमेंट से गरीब लोगों की तरक्की होगी क्योंकि उन्हें जॉब्स मिलेंगे। एंड नंबर 3, शॉर्ट टर्म कैश से फैमिलीज गरीबी से बाहर कभी नहीं आ पाएंगे। इन्हें गरीबी से निकालने का एक ही रास्ता है और वो है जॉब क्रिएशन। तो ये 46,000 करोड़ रुपए का खर्चा बिल्कुल वेस्ट है। फिर आता है यूथ वर्किंग स्कीम, जिसकी कॉस्ट है 10,000 करोड़ रुपए सालाना। लेकिन ये स्कीम हमारे नौजवानों को जॉब रेलेवेंट स्किल्स प्रोवाइड कर रही है जिससे हमारे स्टेट में जॉब्स क्रिएट होंगे। तो ये एक ऐसा फ्रीबी है जो जॉब्स क्रिएट करेगा, जो कि एक अच्छी बात है। तो ये पैसे वेस्ट नहीं हो रहे बल्कि इन्वेस्ट हो रहे हैं। फिर है अन्नपूर्णा योजना, जिसमें 52 लाख फैमिलीज को फ्री गैस सिलेंडर्स दिए जा रहे हैं। ये सुनने में तो खराब लगता है, लेकिन ये बहुत ही जरूरी स्कीम है, क्योंकि दोस्तों चूल्हा जलाना इतना खराब होता है कि एक दिन चूल्हा जलाना रोज 11 सिगरेट पीने के बराबर है। तो सिलेंडर से लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स भी कम होती है और पोल्यूशन भी कम होता है। फिर हमारे पास है गर्ल्स फ्री हायर एजुकेशन स्कीम, जिसकी कॉस्ट है 2,000 करोड़ रुपए सालाना। ये बहुत ही अच्छी बात है क्योंकि इससे एजुकेशन प्रमोट होता है और इससे जॉब्स क्रिएट होंगे। लेकिन इसके बाद है महाराष्ट्र में बलिराजा पावर कंसेशन स्कीम, जिसमें 44 लाख फार्मर्स को सब्सिडाइज्ड इलेक्ट्रिसिटी देने के लिए
14,700 करोड़ रुपए सालाना खर्च किए जा रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन असलियत में ये भी एक हानिकारक स्कीम है। क्यों? क्योंकि नंबर 1, बिल्स भरने से फार्मर्स आत्मनिर्भर नहीं बनते, बल्कि उन्हें इन पैसों की आदत पड़ जाती है। नंबर 2, सब्सिडी से इनकम बढ़ाना फेक ग्रोथ है और इससे फार्मर्स कभी भी तरक्की नहीं कर पाएंगे। और आखिर में इन 14,000 करोड़ का इस्तेमाल बेहतर रोड्स, पानी और हॉस्पिटल्स बनाने के लिए किया जा सकता है, जिससे फार्मर्स की लाइफ में बहुत फर्क पड़ेगा। तो ये फेक ग्रोथ टैक्स पेयर्स के पैसों की बर्बादी है और यही पैसा सरकार ने फार्मिंग टेक्नोलॉजी में लगाना चाहिए। और दोस्तों, डेटा के मुताबिक जून 2024 से महाराष्ट्र का जो डेफिसिट है वो डबल हो गया है। यानी महाराष्ट्र गवर्नमेंट पहले जहां अपने रेवेन्यू से 1 लाख करोड़ रुपए ज्यादा खर्च कर रही थी, अब महाराष्ट्र की सरकार अपने रेवेन्यू से 2 लाख करोड़ ज्यादा खर्च कर रही है। और इसी तरह चलता रहा तो महाराष्ट्र के पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस बचेंगे, या तो वो हाईवे, स्कूल्स और हॉस्पिटल्स पर खर्चा कम करें, या फिर उन्हें ज्यादा पैसे उधार लेने पड़ेंगे, जिससे महाराष्ट्र कर्ज में डूबने लगेगा। और सबसे डरावनी बात यह है कि इसका असर अभी अभी दिखना शुरू हो गया है। जैसे महाराष्ट्र ने एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर और अर्बन डेवलपमेंट जैसे इंपॉर्टेंट सेक्टर्स का बजट कम करना शुरू कर दिया है। इसी तरह दोस्तों, आज तक 400 कॉन्ट्रैक्टर्स को 500 करोड़ रुपए का जो पेमेंट है वो अभी तक नहीं मिला है, जबकि उन्होंने 1 साल पहले ही अपना काम खत्म कर दिया है। और अगर हम ये देखें कि महाराष्ट्र कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी महाराष्ट्र कितने पैसे हाईवेज और हॉस्पिटल्स जैसी इंपॉर्टेंट चीजों पर खर्च करती है, तो इसमें आपको ये पता चलेगा कि महाराष्ट्र बाकी स्टेट से इतना पीछे चल रहा है कि 19 बड़े स्टेट्स में से महाराष्ट्र का रैंक 16th पोजीशन पर है। जहां महाराष्ट्र अपने जीडीपी का सिर्फ 1.5% हाईवेज और हॉस्पिटल्स जैसे कैपेक्स इन्वेस्टमेंट में खर्च करता है, उत्तर प्रदेश 3.8% करता है, कर्नाटका 2.5%, गुजरात 1.7% और वेस्ट बंगाल भी अपने जीडीपी का 1.7% कैपेक्स में खर्च करता है। और ये महाराष्ट्र के लिए बहुत बुरी बात है, क्योंकि अगर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो नहीं होगा तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, और अगर फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज कम होंगी, जिससे जॉब क्रिएशन भी कम होगा। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब बात करते हैं महाराष्ट्र की कहानी की सबसे बड़ी दरार की, जिसे कहते हैं द महाराष्ट्रियन ईस्ट वेस्ट डिवाइड। इस मैप को देखिए, महाराष्ट्र को साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है। वेस्ट में आपको वेरी हाई और हाई पर कैपिटा इनकम वाले रीजन्स मिलेंगे, जबकि ईस्ट में आपको सिर्फ मीडियम और लो पर कैपिटा इनकम वाले रीजन्स मिलेंगे। और ये डिवाइड इतना खराब है कि मुंबई में जहां लोगों की एवरेज इनकम 4.1 लाख रुपीस है, गढ़चिरौली में ये एवरेज सिर्फ 1.2 लाख रुपीस है। तो इसका मतलब ये है कि गढ़चिरौली में लोग 10,000 रुपए पर मंथ की इनकम से भी कम पैसों में जी रहे हैं। इसका मतलब ये है कि महाराष्ट्र के अर्बन सेंटर्स में जो धन पैदा हो रहा है वो ईस्ट के गरीब डिस्ट्रिक्ट्स तक नहीं पहुंच पा रहा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुंबई में लोग महंगे घर, ट्रैफिक जैम और पोल्यूशन से परेशान रहेंगे, जबकि विदर्भा के लोग बेरोजगारी, डेवलपमेंट की कमी और गरीबी से जूझते रहेंगे। तो लॉन्ग रन में ये दोनों रीजन्स के लिए बहुत बुरी बात है। अगर आपको ये समझ आ गया तो अब बात करते हैं सोशल इंडिकेटर्स की, जैसे एजुकेशन और हेल्थ केयर। दोस्तों, हेल्थ केयर और एजुकेशन में भी महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा रीजनल डिवाइड है। नीति आयोग के मुताबिक नागपुर, पुणे, सांगली और वर्धा जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में 3 to 4% पॉपुलेशन को हेल्थ और एजुकेशन बेनिफिट्स नहीं मिल पाते, लेकिन विदर्भा और मराठवाड़ा में ये लेवल्स काफी ज्यादा खराब है। यहाँ 10% से ज्यादा पॉपुलेशन को मल्टी डायमेंशनली पुअर कहा जाता है। जिनको नहीं पता उनको हम बता दें, मल्टी डायमेंशनली पुअर का मतलब है वो लोग जिनके पास पैसों के अलावा एजुकेशन, हेल्थ, साफ पानी, बिजली, घर और नौकरी जैसी बेसिक सुविधा भी ना हो। और नंदुरबार और दुए जैसे डिस्ट्रिक्ट्स में ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी 33% और 24% तक पहुंच चुका है। और ये बात सीधे सीधे हेल्थ केयर में भी दिक्कत आती है। महाराष्ट्र में हेल्थ केयर के मामले में भी एक ईस्ट वेस्ट डिवाइड साफ दिखता है। ये देखो, प्राइवेट हॉस्पिटल ज्यादातर वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में ही हैं और ईस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स में प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बहुत बड़ी कमी है। जैसे पुणे में 92 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, नासिक में 184 हैं और कोल्हापुर में 261 हॉस्पिटल्स हैं। लेकिन ईस्ट में गोंदिया में सिर्फ 1 हॉस्पिटल है, गढ़चिरौली में सिर्फ 4 हैं और नंदुरबार में भी सिर्फ 4 प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं। और ये बहुत बुरी बात है,
ये है दोस्तों महाराष्ट्र की समस्याएं, ईस्ट वेस्ट डिवाइड, फ्रीबीज और ईस्ट में एजुकेशन और हेल्थ केयर की कमी। तो सवाल ये उठता है कि हमें आने वाली सरकार से क्या मांग करनी चाहिए। वेरी सिंपल। नंबर 1, पहले तो हमें सरकार पर जोर देना चाहिए कि वो सरकारी पैसों का सही इस्तेमाल करे और उन्हें रेवड़ियों पर वेस्ट ना करे। नंबर 2, हमें ये मांग करनी चाहिए कि वो ईस्टर्न महाराष्ट्र में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाए जिससे वहां जॉब्स क्रिएट हो। और आखिर में हमें सरकार से ये मांग करनी चाहिए कि वो ईस्टर्न महाराष्ट्र में एजुकेशन और हेल्थ केयर की सुविधाओं को बढ़ाए जिससे महाराष्ट्र का जो ये ईस्ट वेस्ट डिवाइड है ये कम हो और पूरा प्रदेश एक साथ तरक्की करे। ये है दोस्तों हमारा रिपोर्ट महाराष्ट्र की परफॉर्मेंस को लेकर, एंड आई जस्ट होप यू लर्न समथिंग वैल्यूएबल फ्रॉम दिस केस स्टडी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह बिजनेस और इकोनॉमिक केस स्टडीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमारे ग्रोथ के लिए ये बहुत बहुत जरूरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।